हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका भाई लेके आ गया पार्ट सेकंड, आप पार्ट फर्स्ट एसएसटी का क्लास 8 का आप देख सकते हो हमारे चैनल पर। अब क्या है पार्ट सेकंड। पार्ट 1 समझ में आया होगा आप सभी को। अगर नहीं आया तो दोबारा जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। मुख्य विषय प्रकृति संसाधन अभिशाप रिसोर्सेज कर्सेज। ठीक, इस देश में बताया गया है कि इस लेख में बताया गया है कि केवल प्रकृति संसाधन जैसे कोयला, तेल, जंगल का अधिक होना ही किसी देश की तरक्की की गारंटी नहीं है। मतलब ये जैसे कोयला, तेल, जंगल का अधिक होना ही किसी देश की तरक्की का कारण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकृति संसाधन अभिशाप क्या है? यह अभिशाप है क्या प्रकृति संसाधन? आइए जानते हैं। इसे प्रचुरता का विरोधाभास भी कहते हैं। अब इसका मतलब जानेंगे, आइए। इसका अर्थ है कि कई बार जिन क्षेत्रों में प्रकृति संसाधन बहुत अधिक होते वहां अधिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीमा हो जाता है। लेकिन उस देश में या उस जगह पर प्रकृति संसाधन तो खूब है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट नहीं है वो एरिया। कारण अक्सर ऐसी अर्थव्यवस्था संसाधनों को ऊंचे मूल्य वाले तैयार उत्पादों जैसे कच्चा लोहा से मशीन बनाना में बदलने वाले उद्योगों को विकसित नहीं कर पाती है। जैसे अभी बताया गया कि अक्सर ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, जो कि कच्चा माल लोहे से मशीन बनाने वाले उद्योगों को विकसित नहीं कर पाती। आगे चलते हैं भारत की स्थिति। भारत ने इस समस्या से बचने के लिए उद्योगों के विकास पर निवेश किया। भारत ने इस समस्या से बचने के लिए जो उद्योग है, हमारे व्यापार है, उससे क्या निवेश किया? उद्योग के विकास पर निवेश किया। बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल संसाधनों को बेचने या बचाए उन्हें उपयोगी बनाने वाले उद्योगों पर ध्यान दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। संसाधनों के उपयोग के लिए आवश्यक चीजें। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में संसाधनों के सही उपयोग के लिए कुछ अनुपुष्ट की जरूरत होती है, जैसे मानवीय ज्ञान और कौशल। कौशल लोग जो तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। जो कौशल है, कौशल क्या है? लोग तकनीक के उपयोगों का उपयोग कर सकते हैं। सुशासन, गुड गवर्नेंस। जो गुड गवर्नेंस होता है मतलब सही नीतियां और पारदर्शी शासन, जो हमें सही नीतियां बताता है उसे कहते हैं गुड गवर्नेंस। रणनीति योजना, भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना। ठीक है, ये होती है रणनीति योजना। जैसे हम सस्टेन कर रहे हैं, जैसे हमारे पास है अनाज, ठीक है, हम आने वाले समय के लिए बचा रहे हैं, वो क्या है? राजनीतिक योजना। मुख्य चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों के लिए निष्कर्ष, एक्सट्रैक्शन और साधारणता सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बनाना है। यानी हम आज संसाधन निकाले तो जरूर, पर इस तरह की पर्यावरण को नुकसान ना हो और भविष्य के लिए भी बचे रहे। ठीक है, मतलब अब तो ठीक है, जैसे हम अनाज है उपयोग तो कर रही है लेकिन आने वाले समय के लिए भी हम बचा कर रख ले, ये बता रहे हैं। देख सकते हो तमिलनाडु में कच्ची नदी पर बनाया कि मैक्रो बांध, ये जो एक बांध है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकृति संसाधनों का प्रबंधन। जो प्रकृति के संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं नेचर रिसोर्सेज का। मूल्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति का सम्मान करना और संसाधनों का इस तरह उपयोग करना जरूरी है ताकि वो भविष्य के लिए बचे रहे। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए प्रकृति का सम्मान करना तो जरूरी है, लेकिन जो पृथ्वी से हमारे मतलब धरती से संसाधन मिल रहे हैं उसे आने वाले समय के लिए बचा कर रखना। वैज्ञानिक चेतावनी है, प्रकृति संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्या पैदा हो रही है। जो वैज्ञानिक चेतावनी है, इसका मतलब जो हमारे बाइक चल रही है आजकल, ठीक है, बाइक हो गई या कुछ भी हानिकारक पदार्थ हो गया, ठीक है, उससे क्या गहरी समस्या पैदा हो रही है। भूजल, ग्राउंड वाटर की समस्या और समाधान। जो ग्राउंड वाटर की समस्या है भूतल की, वाले जानते समस्या। भारत में खेती के लिए भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पानी निकालने की रफ्तार जमीन में पानी फिर से भरने रिचार्ज की रफ्तार से कहीं ज्यादा है, जिससे वाटर लेवल गिर रहा है। यानी कि भारत में खेती के लिए भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल तो हो रहा है, पानी निकालने के रफ्तार जमीन में पानी फिर से भरने रिचार्ज की रफ्तार से कहीं ज्यादा, जिससे वाटर केवल गिर रहा है। समाधान, अब इसका समाधान क्या है? पारंपरिक जल सेचन, वाटर हार्वेस्टिंग से बोलते हैं।
की तकनीक को अपनाना, वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीकों को अपनाना इसका समाधान है। पुराने तालाबों और पोखरों को ठीक करना, जो हमारे पुराने तालाब है या कुंड है उनको फिर से ठीक करना। पानी की बर्बादी रोकना और पानी को साफ करके उसे दोबारा इस्तेमाल रिसाइकल करना। पानी की बर्बादी ना करें ये बोला गया, और जो पानी बचा हुआ है उसे रिसाइकल करें, जो इस्तेमाल में आ गया उसे रिसाइकल करें। ठीक है, जिससे हमें पानी हम पी लिया, हमारा हमने पानी जो बच गया उसे पौधों में डाल सकते हैं, वो रिसाइकल हो सकता है, ये मान लो। आगे चलते हैं, मृदा प्रवर्धन जो सॉइल मैनेजमेंट है। हम सॉइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सॉइल को समस्या क्या क्या है? रासायनिक उर्वरकों, केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों के गलत इस्तेमाल से मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजन और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर सारे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर आ रहे हैं, कीटनाशक, ऐसे जो चीजें आ रही है वो मिट्टी को बेकार कर रही है। समाधान क्या क्या है आइए जानते हैं। गोबर और प्राकृतिक खाद का उपयोग करना, जो गोबर है और प्राकृतिक खाद है उसको इस्तेमाल करना। गीली घास से मिट्टी को ढकना, मल्चिंग, जो हमारी गीली घास है उसको मिट्टी से ढक दो, मिट्टी ठीक रहेगी। एक साथ कई फसलें उगाना, मल्टी क्रॉपिंग, एक साथ कई फसलें उगाना जिसे मल्टी क्रॉपिंग बोलते हैं। मुख्य शब्द क्या क्या है? नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो दोबारा बन सकते हैं, जैसे पानी, मिट्टी, ये संसाधन जो है दोबारा बन सकते हैं। पानी रिसाइकल हो सकता है, मिट्टी रिसाइकल हो सकती है, दोबारा बन सकती है। और अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन जो एक बार खत्म होने पर दोबारा नहीं बन सकते, जैसे कोयला, पेट्रोल। ये देखो, ये संसाधन तो है कोयला, एक बार बन गया वो दोबारा बन जाएगा कोई नहीं। ऐसा पेट्रोल खत्म होने के बाद फिर आ जाएगा नहीं, ये ऐसे संसाधन है जो आते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो रासायनिक उर्वरकों के अवशेष उपयोग के कारण ये कैसी हो गई हमारी मिट्टी जो है। चलते आगे, पंजाब में भूजल का अत्यधिक दोहन एक अध्ययन। अभी पंजाब की कहानी है, आइए जानते हैं। मुख्य समस्या, पंजाब के उपजाऊ क्षेत्र में भूजल ग्राउंड वाटर का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। जो पंजाब में है, जो हमारा ग्राउंड वाटर है पंजाब में, वो क्या है? गिर रहा है। अब कारण में देखते हैं, हरित क्रांति जो 1960 का दशक रहा, किसानों ने अधिक उपज देने वाले गेहूं और धान के बीजों का उपयोग शुरू किया, जिन्हें बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। ठीक है, 1957 हरित क्रांति इसी वजह से रही है 1960 की, क्योंकि किसानों ने अधिक उपज देने वाले गेहूं और धान के बीजों का उपयोग शुरू किया, जिन्हें बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। ये तो है, अगर हम अनाज उगा रहे हैं उसे क्या है? पानी की जरूरत होती है। निःशुल्क बिजली, मुफ्त बिजली मिलने के कारण किसानों ने सिंचाई के लिए ट्यूबवेल से भूजल का बहुत अधिक उपयोग किया। आइए आगे ट्यूबवेल देखो। आधुनिक खेती में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों जिसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं उसका उपयोग बढ़ रहा था, इसके लिए कहीं अधिक सिंचाई आवश्यक थी। जो हमारे कीटनाशक है और उर्वरकों फर्टिलाइजर है उसका मतलब अत्यधिक उपयोग हो रहा था, तो उसके लिए सिंचाई को आवश्यकता थी, जिसके कारण ये फर्टिलाइजर बढ़ रहे थे, तो सिंचाई तो होएगी ज्यादा इस वजह से। और क्या क्या प्रभाव रहे? गिरता जल स्तर, पंजाब के कई हिस्सों में भूजल का स्तर लगभग 30 मीटर तक गहरा चला गया, जो कि किसानों की पहुंच से बहुत दूर था। समस्या, स्वास्थ्य समस्या, खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायन जिसे केमिकल कहते हैं भूजल में घुस गए, जिसके पानी पीने लायक नहीं रहा और गंभीर बीमारियां बढ़ गई। जो खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक केमिकल है ना, वो जो केमिकल है वो कहाँ घुस गए? भूजल के अंदर, यानी ग्राउंड वाटर में, जो ग्राउंड के अंदर वाटर है उसमें चले गए, जिसके कारण कई बीमारियां फैलने लगी। चलते आगे, निष्कर्ष, प्रकृति को दोहन, उसके पुनर्जन्म, रिफिल होने की गति से कई अधिक तेज हो रहा था, जो भविष्य के लिए एक बड़ा संकट है। हम अपनी मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने और जल संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देख सकते हो आप भूजल निष्करण कैसे हो रहा है, ग्राउंड वाटर निकल रहा है, ग्राउंड वाटर है, और ये जल से भीगे धान के खेत और ये पानी से भीगे हुए धान है। ठीक है, पंजाब में भूजल संकट मुख्य बिंदु, अति दोहित ओवर एक्सप्लॉइटेड क्षेत्र। पंजाब का लगभग 80% इलाका अति दोहित श्रेणी में आता है। इसका मतलब
यह है कि जमीन से जितना पानी प्राकृतिक रूप से वापस अंदर जाता है उससे कहीं ज्यादा निकाला जा रहा है। जमीन से जितना पानी प्राकृतिक रूप से वापस आ रहा है, प्राकृतिक रूप से जितना पानी वापस आ रहा है और उससे कहीं ज्यादा ही निकाला जा रहा है। संतुलित मतलब कि जो पानी आ रहा है बारिश से आ रहा है जो पानी, ठीक है, और उससे ज्यादा हम निकाल रहे हैं ग्राउंड वाटर से, मतलब अंदर से, ग्राउंड से, ये बोल रहा है। संतुलन पानी के पुनर्भरण रिचार्ज की तुलना में पानी निकालने दोहन की दर बहुत अधिक है। जो हमारे पानी निकालने का दोहन है वो बहुत अधिक है, मतलब ग्राउंड वाटर हम कुछ ज्यादा ही निकाल रहे हैं धरती के अंदर से, ये कहना है। आइए आगे चलते हैं। खाद्य सुरक्षा बनाम पर्यावरण अधिक पानी के उपयोग से अलग अवधि शॉर्ट टर्म के लिए अनाज उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित हो गई है, लेकिन इससे पर्यावरण के लंबे समय के लिए नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन सुधार में चुनौतियां जमीन के अंदर गिरते जल स्तर को ठीक करने के लिए भविष्य में बहुत अधिक समय और कई प्रयासों की जरूरत होगी। सुधार में चुनौती के, ठीक है, जमीन के अंदर गिरता जल स्तर, जो जमीन के अंदर जल स्तर गिर रहा है उसको ठीक करने के लिए भविष्य में बहुत अधिक समस्या, मतलब बहुत अधिक समय और कड़े प्रयासों की जरूरत होगी। मतलब समस्या तो आएगी लेकिन कई प्रयास करने पड़ेंगे हमें। मानचित्र का विश्लेषण जून 2022 के आंकड़े। आइए जानते हैं। गहरा जल स्तर लाल रंग पंजाब के मध्य और दक्षिणी हिस्सों जैसे पटियाला, लुधियाना, संगरूर, बठिंडा में जल स्तर बहुत गहरा था। जो जल स्तर था वो बहुत गहरा था। कहाँ पर? पटियाला, लुधियाना, संगरूर, बठिंडा में, ठीक है। और जो 20 से 40 मीटर और कहीं कहीं 40 मीटर से भी नीचे चला गया। कहीं कहीं 20 और 40 मीटर है लेकिन कहीं कहीं 40 मीटर से भी नीचे चला गया। बेहतर स्थिति नीला रंग केवल उत्तर के कुछ हिस्सों पठानकोट के पास और दक्षिणी पश्चिम के कुछ कोनों फजिल्का के पास में जल स्तर 0 से 5 मीटर के बीच जो तुलनात्मक रूप से बेहतर था। जो ये बेहतर था ना, क्या बेहतर था? जल स्तर जो कि फजिल्का के पास 0 से लेकर 5 मीटर के अंदर था, वहाँ ये सबसे बढ़िया बेहतर जल स्तर था। निष्कर्ष यह चित्र चेतावनी देता है कि यदि भूजल का प्रबंध नहीं किया गया तो आने वाले समय में पंजाब को पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये तो सच है। अगर भूजल को मतलब पानी को बचाया नहीं गया, ठीक है, तो पंजाब को क्या आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा पानी का। आइए आगे चलते हैं। आप देख सकते हो ये मानचित्र में पंजाब राज्य और चंडीगढ़ का जल स्तर से गहराई का मानचित्र। कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा गहराई है देख सकते हो आप। पठानकोट, ठीक है, ये आप देख सकते हो। पटियाला, ठीक है, संगमरमर, यहाँ सबसे ज्यादा गहराई है, मतलब यहाँ सबसे ज्यादा जल स्तर बढ़ रहा है पानी का। ये चलो आगे चलते हैं। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। सीमेंट और उसके विकल्प महत्वपूर्ण बिंदु। सीमेंट के ऊपर सीमेंट का महत्व, क्या क्या सीमेंट का महत्व होगा ये जानते हैं। हमारे दैनिक जीवन में सीमेंट बहुत जरूरी है। घर, स्कूल, अस्पताल, पुल, सड़कें और हवाई अड्डे बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो पता है सीमेंट इम्पोर्टेंट क्यों है। सीमेंट से ही घर बनता है, हॉस्पिटल, स्कूल, सब काम सीमेंट से होते हैं जो हमें बनाने होते हैं। पर्यावरण का प्रभाव। सीमेंट उद्योग सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक है। ये भी बात है। सीमेंट क्या है? प्रदूषण फैलाता है। इसकी धूल इंसानों को, पशुओं के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। जो इसकी धूल है सीमेंट की, कहते हैं ना सीमेंट में हाथ मत दो, सीमेंट से दूर रहो, इसलिए तो कहते हैं क्योंकि इसकी जो धूल है, ठीक है, वो बहुत हानिकारक है हमारे लिए। ये धूल पौधों की पत्तियों पर जम जाती है जिससे अधिक बढ़वार कम हो जाती है, जिससे उनकी बढ़वार बहुत कम हो जाती है, इससे पौधे खराब हो जाते हैं अगर पौधे के ऊपर ये धूल चलेगी सीमेंट की। इससे मिट्टी और पानी में भी प्रदूषण होता है। ये सीमेंट अगर मिट्टी में गिरा देंगे मिट्टी बेकार हो जाएगी, उपजाऊ मिट्टी में गिरा देंगे वो बेकार हो जाएगी, अगर पानी में गिरा देंगे तो पानी बेकार हो जाएगा। ये है प्रदूषण नियंत्रण। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए कई नियम गाइडलाइंस बनाए हैं। तकनीक प्रदूषण को कम या खत्म किया जा सकता है। जो हमारे गाइडलाइंस बनाए, ठीक है, सीमेंट कारखानों ने गाइडलाइंस बनाए थे, ठीक है, ताकि प्रदूषण कम हो जाए। सीमेंट के विकल्प, क्या क्या विकल्प हैं प्रदूषण कम करने के लिए? अब सीमेंट की जगह दूसरी चीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।
जो गाइडलाइंस बनाई थी वो क्या बनाई थी, सीमेंट की जगह दूसरे चीजों को लाया जा रहा है। पारंपरिक सामग्री पत्थर और मिट्टी, जो हमारी पारंपरिक सामग्री थी, जो पहले घर किससे बनते थे, पत्थर और मिट्टी से, अब वो तो सीमेंट अब आया। नई वनस्पतियां, अत्यधिक सामग्री, बेकार वेस्ट प्लास्टिक से बनी, जो बेकार वेस्ट प्लास्टिक से बनी सामग्री, ठीक है। ये चलते आगे। जैसलमेर दुर्ग, जो राजस्थान में जैसलमेर, ठीक है, ये 12वीं शताब्दी की मिट्टी से बनी संरचना है। इसके बाद में बलुआ पत्थर से ठीक किया गया। जो ये देख सकते हो जैसलमेर, कहाँ है ये रहा जैसलमेर, ये जो है ये मिट्टी से बना हुआ है, ये पूरा क्या है, मिट्टी से बना हुआ है। इसे बाद में जो ये बलुआ पत्थर है इससे ठीक करा गया है, ठीक है। ओरबिडे आर्ट इन्स्टीट्यूट, यहाँ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके मिट्टी से समुदाय भवन बनाया गया है, जिससे यूनेस्को से भी मान्यता मिली है। जो ये किससे बनाया गया, बताओ किससे बनाया गया, मिट्टी के समुदाय भवन। ये मिट्टी से बना हुआ है, देख सकते हो आप, ये भी और ये भी। इसमें तो लास्ट मतलब बाद में बलुआ पत्थर से बनाया गया, ठीक करा गया है। चलो आगे चलते हैं। इसी के साथ आ रहा है समझ बच्चों आपको, आधुनिक और पारंपरिक विद्याओं का संगम। पुरानी तकनीकों और आधुनिक विज्ञान को मिलकर ऐसी सामग्री बनाई जा रही है जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। पुरानी तकनीकों और आधुनिक विज्ञान, जैसे पुरानी तकनीकें उनको देखकर एक ऐसी सामग्री बनाई जा रही है जिससे हमें हानिकारक ना पहुंचे, जिससे हम परेशान ना हो, जिससे हमें नुकसान ना हो, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर कुछ दिक्कत है समझने में, वो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वृक्षारोपण पौधों का विकल्प, सॉरी ये तो रह गया। इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना, जो इसका उद्देश्य रहेगा, जो हमने सामग्री आएगी उसका उद्देश्य रहेगा इससे प्रदूषण कम हो। ये देख सकते हैं, ये देखेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार देना और जलवायु के अनुकूल खेती करना, ठीक है। ये क्या, रोजगार दे और जलवायु को अनुकूल खेती करना, हम अच्छे से खेती कर सके। अर्थ, इसका अर्थ क्या है, ये संस्कृत शब्द है वृक्ष यानी पेड़, जो ये वृक्ष और वेद है ना, पौधों का विज्ञान, वृक्ष के यानी पेड़, और आयुर्वेद यानी जीवन का स्वास्थ्य का विज्ञान, ठीक है। वृक्ष तो पेड़ है और जो आयुर्वेद है वो क्या है, जीवन का स्वास्थ्य, ठीक है। इतिहास, ये हजारों साल पुरानी भारतीय विद्या है। 10वीं शताब्दी में सूरपाल द्वारा लिखे गए वृक्षवेद ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। वृक्षवर्णन मतलब तो आपको बता ही दिया, वृक्ष मतलब क्या है, पेड़, और ये क्या है, स्वास्थ्य, ठीक है, वो भी इंसान का, ह्यूमन इंसान का स्वास्थ्य और पेड़, उसको मतलब क्या गया, वृक्षवेद, ठीक है। विशेषता क्या क्या है इसकी, इसमें अलग अलग मिट्टी के हिसाब से पौधों के चुनाव की सलाह दी गई है, ठीक है। जीवन स्वास्थ्य का विज्ञान, बीज इकट्ठा करने, जिन्हें सुरक्षित रखने और बोने से पहले के उपचार की जानकारी है, ठीक है। अब आइए जानते हैं, मैं समझाता हूँ। इसमें अलग अलग मिट्टी के हिसाब तो है, लेकिन पौधों के चुनाव की सलाह देती है। क्या देती है, सलाह देते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं, बीज इकट्ठा करने, उन्हें सुरक्षित रखने और बोने से पहले के उपचार की जानकारी, ठीक है। अब कोई हम फसल उगा रहे हैं, ठीक है, हम ले आए बीज, ठीक है, उसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, ठीक है, वो बता रहा है। सिंचाई, खाद और कीट नियंत्रण, कीड़ों से बचाव के प्राकृतिक तरीके बताए गए हैं। इसमें जो सिंचाई, खाद, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कीटनाशक, ठीक है, कीड़ों से बचाव कैसे कैसे कर सकते हैं वो बताएंगे। यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए फसल चक्र, फसल बदल बदल कर बोना और मिश्रित खेती पर जोर देता है। जो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम मिश्रित खेती कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बनी रहे, ठीक है। इसके साथ आगे चलते हैं। सिक्किम का उदाहरण, अब देखो कि सिक्किम का उदाहरण लेते हैं। सिक्किम के पेमा पर परिवार खेती में महंगे रासायनिक केमिकल के कारण कर्ज में डूब रहा था, जो पैदावार भी। चलो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैविक खेती, इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं। और सिक्किम का उदाहरण, ये देखो सिक्किम का उदाहरण दे रखा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। सिक्किम की सफलता, 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य, 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना। यहाँ की पूरी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित है। 2016 में सिक्किम क्या बना,
100% ऑर्गेनिक स्टेट बना, जहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, ठीक है, जिसे जैविक फार्मिंग, जैविक खेती कहते हैं। और इसके क्या क्या फायदे हैं? जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों जैसे नीम, लहसुन के उपयोग से फसलों की पैदावार अच्छी हुई। इसके फायदे क्या हुए? जो जैविक खाद थी, जो हमारी खाद है, वो प्राकृतिक कीटनाशक, जो प्राकृतिक कीटनाशक है जैसे नीम और लहसुन, इनके उपयोग से फसलें क्या हुई? अच्छी हुई। पर्यावरण में सुधार हुआ, जैविक विविधता बढ़ी और लाभदायक कीट व पक्षी वापस लौटे। क्या हुआ? पर्यावरण में सुधार हुआ, पर्यावरण अच्छा हो गया और जैविक विविधता में बड़ी लाभदायक हुई। जो जैविक विविधता थी हमारी, उसमें लाभदायक, उसमें लाभ हुआ, ठीक है। और पक्षी वापस लौटने लग गए, कि कह सकते हैं इको कल्चर जिसे कहते हैं, वो वापस आने लगा। पर्यटन, पर्यटन में वृद्धि हुई और किसानों की आय में औसत 20% का सुधार हुआ। जो पर्यटन था उसमें वृद्धि हुई और किसानों की आय में, किसानों के इनकम में 20% फायदा हुआ, 20% सुधार हो गया। इससे क्या सीख मिलती है? सिक्किम का ये दर्शाता है कि साधारण कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से पर्यावरण को, अर्थव्यवस्था दोनों को सुधारा जा सकता है। जो सिक्किम का ये दर्शाता है कि ये साधारण कृषि, इसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं, इससे क्या है, हम पर्यावरण को और अर्थव्यवस्था दोनों को सुधारा जा सकता है। चलते आगे। संसाधन का जिम्मेदारी से उपयोग, संसाधनों की जिम्मेदारी से उपयोग। अनवीकरणीय ऊर्जा, जिसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। हमें कोयला, पेट्रोल जैसे सीमित संसाधनों का उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए, ताकि वह लंबे समय तक चल सके। जो हमारे संसाधन है, क्या कोयला, पेट्रोल, क्या ये सीमित संसाधनों का हमें सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसे बर्बाद कर दो सब कुछ, कोयला या पेट्रोल। आज के समय में पेट्रोल तो महंगा हो रहा है, इसलिए हमें सोच समझकर ये इनकी बचत भी करनी चाहिए और इनका सोच समझकर उपयोग भी करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। विकल्प की तलाश। मानवता को अब ऊर्जा के ऐसे विकल्प ढूंढने होंगे जो खत्म ना हो। विकल्प की तलाश क्या? मानव को ऐसे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। मानवता को अब ऊर्जा के ऐसे विकल्प ढूंढने होंगे जो खत्म ना हो, ठीक है। अब मानव को क्या है, ऐसे विकल्प ढूंढने होंगे, कुछ ऐसे कुछ आइडिया ढूंढने होंगे जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। हम और सौर ऊर्जा, हमें और सौर ऊर्जा को पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। ये क्या बता, जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसको क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, उसको क्या है, ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। जो हमारी सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा, उसका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। ये जो हमारी बिजलियों से बचाना चाहिए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कह रहा। राजस्थान का सौर पार्क जिसे कहते हैं, ये क्या है, सौर पार्क है राजस्थान का, देख सकते हो आप, ठीक है। राजस्थान में दुनिया के सबसे बड़े और पार्कों में से एक स्थित है। क्या है, दुनिया में सबसे बड़े पार्क है जो राजस्थान में। ये अकेला पार्क राजस्थान की बिजली की वर्तमान जरूरतों का लाभ 15% पूरे करने की क्षमता रखता है। और ये क्या है, ये पार्क क्या है, यही पार्क 15% लगभग क्या करता है, बिजली को बचाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA बोलते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत भारत को फ्रांस ने मिलकर साल 2015 में की थी। इसकी शुरुआत भारत और फ्रांस ने मिलकर कब करी थी? 2015 में। उद्देश्य क्या क्या है इसके, आइए जानते हैं। यह उन देशों का समूह है जहां साल भर अच्छी धूप रहती है। इसका लक्ष्य और सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। यह उन देशों का समूह है जहां अच्छी धूप आती है। कहाँ आती है? जहां अच्छी धूप आती है। वो धूप क्या है, धूप क्या करती है, उस सौर ऊर्जा को मतलब अब्जॉर्ब करती है, सूरज की रोशनी को, और वो क्या करती है, अपनी एनर्जी को बचाती है, मतलब बिजली बचाती है, जिसे हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की भूमिका क्या कह रही है? भारत इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है और विकासशील देशों को सौर परियोजनाओं के लिए पैसा, तकनीक और कम लागत वाले विकल्प उपलब्ध कर रहे हैं। भारत की क्या भूमिका है? भारत तो इसका गठबंधन है, भारत ने गठबंधन करा है,
लेकिन इसका नेतृत्व क्या है? विकासशील देशों को परियोजनाओं के लिए पैसा देना, ठीक है, जो हम योजना बना रहे हैं उसके लिए पैसे की देख रेख, पैसा देना, कैसे होगा कैसे नहीं, इसलिए, ठीक है, और इसे कम से कम लागत में उपलब्ध करा सके। और ये भारत का काम है कि ये कम पैसों में हो सके, जो कि आप देख सकते हो घर के ऊपर वो पैनल लगता है ना, ठीक है, जिससे सूरज की किरणें अब्जॉर्ब होती है और जो लाइट देता है वो उसी की बात हो रही है, ठीक है। इसका महत्व क्या है? राजस्थान का भंडला सौर पार्क भारत की बड़ी उपलब्धियों का उदाहरण है। यह दिखता है कि कैसे हम कोयले जैसी पुरानी ऊर्जा से हटकर स्वच्छ और ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भंडला सौर पार्क है, जिससे कि पता चलता है कि हम बिजली कैसे बचाएं, कि भारत की बड़ी उपलब्धियों का उदाहरण है। ये एक उदाहरण है पूरे भारत का, जो राजस्थान में भंडला पार्क है ना, वह उदाहरण है कि हम पुरानी ऊर्जा से हटकर एक स्वच्छ ऊर्जा, जो हमारी पुरानी ऊर्जा उससे हटकर एक स्वच्छ ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा कैसे ले सके या कैसे उसके तरफ बढ़ सके। संसाधनों का सम्मान और वितरण। चुनौती: जल और स्वच्छ हवा जैसे बुनियादी संसाधनों समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच पाते। अक्सर गरीब वर्ग को इन सुविधा को कमी झेलनी पड़ती है, ठीक है। क्या क्या चुनौती है, ये तो बात है। जल और स्वच्छ हवा जैसी बुनियादी संसाधन समाज के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाती, जो कि ये जल है, ये स्वच्छ हवा, ये क्या है, संसाधन समाज तक नहीं पहुंच पाते, और अक्सर गरीब वर्ग को इन सुविधाओं का लाभ नहीं होता, ठीक है। जैसे पैनल लग रहे घर के ऊपर, ठीक है, ये जो गरीब लोग हैं वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो ले नहीं सकते। ये है प्रदूषण की मार। ये प्रदूषण की मार क्या है? शहरों में पानी की कमी है और उद्योगों में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं जो खुद को बचाने में सक्षम नहीं है। शहरों में पानी की कमी हो रही है बहुत, ये तो सबको पता है, लेकिन उद्योगों में गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण जो निकल रहा है, ठीक है, जो गाड़ियों से प्रदूषण निकल रहा है, उद्योगों से जो व्यापार कर रहे हैं उनसे जो प्रदूषण निकल रहा है, लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ये प्रदूषण है वो क्या करता है? लोगों को प्रभावित करता है, और जो खुद को बचाने में समक्ष नहीं है, जो कि लोग खुद को बचाने के लिए समक्ष नहीं है। देखो गाड़ियाँ चल रही है, अच्छी बात है, क्योंकि गाड़ियाँ क्या है, कम समय में सही जगह पे पहुंचा सकती है, लेकिन उसका जो प्रदूषण निकलना वो क्या है, हानिकारक है हम लोगों के लिए भी और गरीब लोगों के लिए भी है, जो वहाँ पर रहते हैं ना साइड में, सड़क के साइड में जो घर बसा के रहते हैं, उनके लिए तो सबसे ज्यादा खतरनाक है ये प्रदूषण, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी जिम्मेदारी। अब आइए जानते हैं हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। प्रकृति से जुड़ाव, हम प्रकृति के साथ अपने रिश्तों को समझना होगा, ठीक है। प्रकृति के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हमें समझना होगा। हमें संसाधन को बचाने और उन्हें दोबारा जीवित करने की दिशा में काम करना होगा। हम संसाधन को बचाना होगा और उन्हें मतलब उनका सही उपयोग करना होगा संसाधनों को, ठीक है। बेसिकली ये कह रहा है कि जो संसाधन है हमारे, ठीक है, उनको बचाना है, हमें कम से कम उसे संसाधनों का यूज करें और बचाएं आने वाले समय के लिए, ठीक है। इसे कंजर्वेशन एंड रिजनरेशन बोलते हैं। लोक गृह, भगवत गीता। लोक गृह में क्या है, जो लोक संग्रह है उसमें भगवत गीता, इसमें क्या है, गीता में लोक संग्रह का जिक्र है, जिसका अर्थ है कि हमें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर समाज और प्रकृति की भलाई के लिए काम करना होगा। ये जो गीता में लोक संग्रह है ना, इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, हम अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर क्या क्या काम है, प्रकृति की भलाई करनी पड़ेगी, ठीक है। समाज और प्रकृति के लिए भलाई करनी पड़ेगी, समाज के लिए भलाई करनी पड़ेगी, ठीक है। समाज को अच्छा करना पड़ेगा और प्रकृति जो पर्यावरण है हमारा, ठीक है, उसको अच्छा करना पड़ेगा। ये इसका मतलब लोक संग्रह का मतलब ये है, ठीक है। प्रकृति संसाधन एक परिचय। जो प्रकृति संसाधन है ये पूरे एक परिचय है, इसकी परिभाषा जानते हैं। वह पदार्थ या चीज जो हमें प्रकृति से मिलती है और मनुष्य के लिए कीमती होती है, उन्हें प्रकृति संसाधन कहते हैं। वह पदार्थ या चीज जो हमें प्रकृति से मिलती है, ऐसी कोई सी चीज नहीं है जो प्रकृति से नहीं मिलती, हर चीज प्रकृति से मिलती है, ठीक है। जो चीज प्रकृति से मिलती है और मनुष्य के लिए कीमती होती है, ठीक है, हमें प्रकृति से चीज मिल रही है और क्या हमारे लिए कीमती है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन। क्या कहते हैं, संसाधन। अब इसका वर्गीकरण क्या क्या है। संसाधनों को कई तरह से बांटा जा सकता है, जिनमें से दो मुख्य श्रेणियां,
संसाधनों को कितने वर्ग में बांटा गया? 2। आइए जानते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिसे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। रिन्यूएबल जो दोबारा बन सकते हैं, जैसे हम सौर ऊर्जा और हवा, जो दोबारा जो संसाधन है वो दोबारा बन सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय। जैसे कि सौर ऊर्जा और हवा, सौर ऊर्जा और हवा ये दोबारा बन सकते हैं, हवा दोबारा आ सकती है, सौर ऊर्जा दोबारा बन सकते हैं, ये क्या है? रिन्यूएबल, नवीकरणीय। अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, इसे जो एक बार खत्म होने पर दोबारा नहीं बन सकते। इसका क्या मतलब है? अनवीकरणीय का मतलब जो एक बार बन गए लेकिन फिर से नहीं बनेंगे, वो क्या है? अनवीकरणीय, इसे नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे कि कोयला और पेट्रोल, पेट्रोल या कोयले का खर्च हो गया, मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल आपने 1 लीटर पेट्रोल भरवाया, ठीक है, भरवाया और वो गाड़ी चला ली, 1 लीटर खत्म हो गया, तो क्या वो फिर से पेट्रोल आ सकता है? नहीं आ सकता ना, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और इसकी मुख्य बातें क्या क्या आइए जानते हैं। तकनीक का महत्व, निवेश, नई तकनीक और कौशल के जरिए हम संसाधन अभिशाप संसाधनों की कमी या दुरुपयोग की समस्या को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसका निवेश क्या है? कई तकनीकी और कौशल क्या है? उसको हम अपना सकते हैं, कई तकनीक, कई कौशल को हम अपना सकते हैं। इसे क्या? संसाधन अभिशाप भी कहते हैं। संसाधनों की कमी या दुरुपयोग, ये संसाधनों की कमी हो रही है, किस वजह से हो रही है? क्योंकि हम इसका दुरुपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, ठीक है, जंगल को काट रहे हैं, कमी हो रही है ना संसाधनों की। अगर जंगल को काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ठीक है। ये है कि हम उन्हें काट रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो रही है? संसाधनों की कमी हो रही है, ठीक है। इसकी समस्या को हल कर सकते हैं क्या? फिर इसकी समस्या को हल नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल। शतकर्ता, हम नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि उनका अत्यधिक दोहन ना हो। हमें नवीकरणीय ऊर्जा, जो नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसे सौर ऊर्जा और हवा कहते हैं, उसे क्या करना चाहिए? सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अनवीकरणीय ऊर्जा तो ठीक है, ठीक है, जो हमारी हवा है या क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। जो हमारी हवा है और सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का हमें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। सही बात कह रहे हैं। कैसे करना चाहिए? ठीक है, जब बिजली चले जाए, जब क्या कर सकते हो? सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो, यानी कि सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हो और बचा भी सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है बुद्धिमानी से उपयोग, क्या कह सकते हैं? अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना चाहिए ताकि वे लंबे समय तक बचे रहे और आने वाली पीढ़ियों के काम आ सके। जो ये उपयोग है, ये क्या अनवीकरणीय संसाधन क्या कह रहा है? अनवीकरणीय संसाधन है क्या? देखा तो था, कोयला और पेट्रोल, ये क्या? अनवीकरणीय संसाधन जो एक बार खत्म होने पर दोबारा नहीं आते, ये क्या? अनवीकरणीय संसाधन। और ये क्या कह रहा है? अनवीकरणीय संसाधन का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करना चाहिए। मतलब ये जो अनवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला, पेट्रोल, इनका जो उपयोग है सोच समझ कर करना चाहिए ताकि लंबे समय तक ये बच सके और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो उनका लाभ उठा सके, उनका उपयोग कर सके, ठीक है। नहीं, हमारा चैप्टर होता है खत्म, ठीक है, द एंड, यही हमारा चैप्टर होता है खत्म। कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और आपको कैसे लगा, समझ आया? ठीक है, पार्ट 2 में। और आप कमेंट कर सकते हो कि आप कौन से चैप्टर, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि अगली वीडियो में कौन सी लाऊं। क्लास 8 की एसएसटी का कौन सा चैप्टर ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा, वो कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। थैंक यू।